15 सितंबर 2020। बेटे हम लोग जर्नल एंट्रीज की बात कर रहे थे। पेज नंबर 8.49। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 8.49। क्वेश्चन नंबर 8, pass the necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of the partnership firm of PQ after the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account। मतलब बेटे assets और liabilities ऑलरेडी ट्रांसफर की जा चुकी हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। पॉइंट नंबर 1, बैंक लोन ₹12,000 वॉज पेड, अंडरलाइन करो बेटे, वॉज पेड लिखा है, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही, आपने बैंक लोन पे कर दिया बेटे। आप ध्यान से समझो बेटे, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, यहां पर एसेट्स ट्रांसफर होती हैं डेबिट साइड, क्रेडिट साइड लाइबिलिटीज को लिखा जाता है बेटे। यहां पर एक लाइबिलिटी आपकी आई हुई थी बैंक लोन को लेकर, ये बैंक लोन आपने पे कर दिया बेटे, यहाँ पे टू बैंक लिख दिया, आपने यहाँ पर बैंक लोन पे कर दिया बेटे, टू बैंक लिख दिया आपने। बेटे बैंक लोन यहां पर पे हो गया, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने जैसे ही बैंक लोन को पे किया, यहाँ पे टू बैंक आ गया, एंट्री आ गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है सर, तो हमारी बेटे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। बेटे पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, बी पॉइंट, ये ए पॉइंट था, पॉइंट नंबर बी देखेंगे। पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है स्टॉक वर्थ ₹16,000 वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर क्यू। एक स्टॉक होगा यहाँ पर बेटे एसेट्स के अंदर, ये स्टॉक यहां से क्यू ले गया बेटे, तो बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट क्यू ले गया बेटे। तो जब क्यू यहां से ले गया तो बेटे एंट्री क्या बन जाएगी, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यहां से ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर स्टॉक लेकर गया क्यू तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी बेटे, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 16,000। अगर वो पार्टनरशिप फर्म से स्टॉक ले गया बेटे तो उसकी कैपिटल से पैसा विड्रॉ करेंगे, हमने उसको डेबिट कर दिया। पॉइंट नंबर सी, पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर ₹4,000। बेटा ये देखिए, आपको बस ये याद हो कि एंटी क्लॉकवाइज एंट्रीज होती हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, यहाँ लाइबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स लिखे हैं, मान लो क्रेडिटर्स लिखे हैं, वो जो कह रहा है 4,000, इन क्रेडिटर्स को पी ने पे कर दिया बेटे, इन क्रेडिटर्स को पी ने पे कर दिया टू पीस कैपिटल अकाउंट।
4000, ये लिखा हुआ है 4000। एंटी क्लॉकवाइज आना है, ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 4000। Point number D. An asset not appearing in the books of accounts realized rupees 1200. Unrecorded asset है सर, अनरिकॉर्डेड एसेट बिक रही है, अनरिकॉर्डेड एसेट बिक रही है सर 1200 की। बेटे बच्चों को अच्छे से पता है ये रियलाइजेशन अकाउंट है। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो यहाँ एसेट्स में तो होगी नहीं बेटे, यहाँ एसेट्स में तो रिकॉर्ड होगी नहीं, लेकिन अनरिकॉर्डेड एसेट अगर बेची जा रही है बेटे तो आप यहाँ पर एंट्री कर रहे होंगे, आप यहाँ लिख रहे होंगे बाय बैंक या कैश कुछ भी। हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं बेटे एंट्रीज करते वक्त, तो पहले कैश की वैल्यू आएगी, उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे रियलाइजेशन के अंदर। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटे हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बेटे, अमाउंट आएगा आपके पास 1200। ठीक है सर, बेटा नोट करें आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। बेटे पॉइंट नंबर ई पे आएंगे अब हम लोग। पॉइंट नंबर ई, expenses of realization rupees 2000 were paid by partner Q। सर एक्सपेंसेस तो पार्टनरशिप फर्म के थे, पे क्यू ने कर दिए। तो बेटे अगर यहाँ पर क्यू पे कर रहा है तो बेटे क्यू की कैपिटल इंक्रीज हो गई। जी सर, आप एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। टू थाउजेंड। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन rupees 36,000 was distributed between P and Q in the ratio of 5:4। सर उनको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और बेटे कैपिटल क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी। तो आप एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है 36,000 का बच्चों, तो 36,000 को जो उनकी रेशो दी गई है बेटे 5:4, 5/9 और 4/9 में डिवाइड कर दिया बेटे 20,000 और 16,000। ठीक है बेटे, नरेशंस आप लोग लिखते जाएंगे, मैंने नरेशंस यहाँ लिखी नहीं है। और आपने हमेशा याद रखना है, जब भी कभी एग्जाम के अंदर जर्नल एंट्रीज के लिए क्वेश्चन आएगा तो बच्चों को बेटे फॉर्मेट जरूर बनाना है। आप ये ना कहें मेरे को कि सर आपने फॉर्मेट नहीं बताया था। बेटे सब बचपन की बातें हैं आपकी। अगर डेट दी है तो आप डेट लिखेंगे, नहीं तो सीरियल नंबर लिखते हैं।
यहाँ पे पर्टिकुलर्स आता है, LF आता है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। हर एंट्री को करने के बाद नरेशन लिखी जाती है। ठीक है, ये आपका काम है। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे बच्चे। Pass journal entries for the following transactions at the time of dissolution of the firm. Point number A, loan of rupees 10,000 advanced by a partner to the firm was refunded. आप हमेशा याद रखो, मैंने आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन में भी करवाया है कि अगर किसी भी पार्टनर का लोन होता है, तो बेटे हम उसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट के थ्रू पे करते हैं। हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं, हम उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं ट्रांसफर करते हैं, हम उसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट के थ्रू पे कर देते हैं। आपको याद भी होगा कि हम जब बैंक अकाउंट बनाते थे और बच्चों उस बैंक अकाउंट में पार्टनर का लोन आ जाता था, तो हम यहाँ पे कर दिया करते थे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, और हम यहाँ पे कर देते थे। आपको हमेशा पता है, ये तो जनरल लॉ है बेटे, हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है। तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री बेटे पॉइंट नंबर ए के लिए क्या आ जाएगी? पॉइंट नंबर ए के लिए आ जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $10,000 बेटा नरेशन आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, X a partner takes over an unrecorded asset जो कि टाइपराइटर है एट ₹300। अगर बेटे X कोई अनरिकॉर्डेड एसेट ले गया है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था बेटे, वहां पे तो सेल हो गया था 1200 का, तो आपने यहाँ लिख दिया था बाय बैंक। लेकिन बेटे अगर कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर अगर लेकर जा रहा है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी बेटे, और कैपिटल कम होती है डेबिट साइड, तो हम एंट्री क्या कर देंगे बेटे? X capital account debit to realization account. Being an unrecorded asset taken over by the partner. 303. नेक्स्ट पॉइंट बेटे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 30,000। द फर्म हैज 3 पार्टनर्स X, Y एंड Z। जब कोई रेशियो ना दे रखी हो तो इक्वल रेशियो होती है बेटे। अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, लॉस होने से तो कैपिटल कम हो जाती है, लॉस होने पर कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि बेटे लॉस से हमारी पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी बेटे जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? उनकी कैपिटल को आपको डेबिट करना पड़ेगा। यानी सर जब आप उनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे तो आप एंट्री क्या लिखेंगे बेटे? हम एंट्री लिखेंगे X कैपिटल अकाउंट डेबिट Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है बेटे 30,000, इक्वली डिवाइड हो गया बच्चों 10,000 10,000 10। ठीक है, पॉइंट नंबर डी देखेंगे बच्चे। एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज रुपीज 1,25,000, मतलब एसेट्स बिक रही हैं सर, एसेट्स बिक रही हैं बेटे। देखो जहां पे कंफ्यूजन आए बेटे छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, कोई मना नहीं करेगा। यहाँ पे सन्ट्री एसेट्स के बैलेंस ट्रांसफर होते हैं, डेबिट साइड बैलेंस ट्रांसफर होते हैं बेटे। अगर ये बिकेंगी तो क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय कैश या बैंक। जी सर, आपको यही वाली बात बता रखी कि एसेट्स बिके हैं बेटे, एसेट्स को बेचा गया है। तो जब एसेट्स को बेचा जाएगा बेटे, जब एसेट्स को सेल किया जाएगा तो आपके पास एंट्री एंटी क्लॉकवाइज चलती है। अब यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,25,000, 1,25,000। पॉइंट नंबर ई की बात करेंगे। वाई who undertakes to carry out the dissolution proceedings is paid rupees 2,000 for the same। बेटे हमारे लिए पार्टनर वाई सारी डिसोल्यूशन की प्रोसीडिंग्स कर रहा है और उसके लिए पार्टनरशिप 2,000 रुपए पे करेगी। बेटे मैंने आपको सिखा रखा है, मैंने आपको बता रखा है कि अगर फर्म खुद एक्सपेंस पे करती है बेटे तो रियलाइजेशन टू बैंक। अब रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, लेकिन फर्म ने तो खुद नहीं पे करा, फर्म ने किसको अपॉइंट किया हुआ था, क्यू को, सॉरी वाई को, तो हम वाई को पे कर देंगे, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे और कैपिटल इंक्रीज होती है बेटे क्रेडिट साइड। तो हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी सर, हमारे पास एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 2,000 2,000। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चे। क्रेडिटर्स आर पेड रुपीज 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ रुपीज 30,000। क्रेडिटर्स बेटे 30,000 के थे, अब फाइनली हम लोगों ने उनको पे कर दिया है 28,000। फाइनली हमने उनको पे कर दिया है 28,000 में। आप ध्यान से देखो, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट होगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स होंगे 30,000, आपने इनको पे किया होगा टू बैंक 28,000। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री बन गई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 28,000 28। बस आप हमेशा याद रखेंगे कि आपने बेटे एंट्रीज करनी जर्नल के फॉर्मेट में है, बच्चे इसको नहीं भूलेंगे। जी सर, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छी बात है बच्चों। बेटा पेज नंबर 8.48, क्वेश्चन नंबर 6, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला है कि जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो आप इन एंट्रीज को पास करें। फर्स्ट एंट्री सेल ऑफ एसेट्स 50,000, एसेट्स बिक रहे हैं बेटे, तो एंट्री मेरे पास क्या आ जाएगी, मैंने ये सारी एंट्रीज आपको लिखवा भी रखी है जब हमने डिसोल्यूशन के नोट्स बनाए थे। एसेट्स को बेचते वक्त एंट्री आती है बेटे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 50,000। पॉइंट नंबर बी,
पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, बेटे लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं आप लोग, लाइबिलिटीज की पेमेंट की जा रही है, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी बेटे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लाइबिलिटीज हैं बेटे हमारे पास 10,000 की। पॉइंट नंबर सी बच्चों, a commission of 5% allowed to X a partner on sale of asset। बेटे कोई एसेट बेची गई है, उसके ऊपर X को 5% की कमीशन दी गई है बेटे, 5% की कमीशन दी गई है। एसेट्स देखो बेटे 50,000 की बिकी थी, एसेट्स बेटे 50,000 की बिकी ही ये रही, इसके ऊपर बेटे उसको 5% की कमीशन दी गई है। एसेट सेल हुई थी बेटे 50,000 की, उस पे जो कमीशन दी गई है वो दी गई है बेटे 50,000 का 5%। सर ये हमने सॉल्व किया 2500। तो आप जब ये कमीशन देंगे तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। एंट्री क्या आएगी? एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 2500 25। पॉइंट नंबर डी, realization expenses were rupees 15,000। The firm had agreed with Amrit to reimburse him rupees 10,000। बेटे पहली बात तो ना ये रिम्बर्स का मतलब आप लोग समझो। बच्चे ना इस पॉइंट के अंदर इस वर्ड के लिए कंफ्यूज होते हैं कि रिम्बर्स का मतलब क्या होता है। बेटे रिम्बर्स का मतलब ये होता है, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनर है, पार्टनर बेटे डिसोल्यूशन की प्रोसीडिंग्स कर रहा है, और वो प्रोसीडिंग्स करते वक्त उसके 15,000 रुपए खर्च हो गए। 15,000 रुपए खर्च हो गए इस पार्टनर के, 15,000 रुपए खर्च हो गए। लेकिन अभी फर्म ने बेटे इसको 10,000 रुपए दिए, तो पहले पैसे पार्टनर ने खर्च किए बेटे, पार्टनरशिप फर्म तो बाद में रिम्बर्स कर रही है। तो पहले अगर हम कोई अमाउंट खर्च कर दें और उसके बाद हमारे को पार्टनरशिप फर्म अमाउंट पे करे, तो उसको कहा जाता है अमाउंट का रिम्बर्समेंट, कि जो मैं ऑलरेडी खर्च कर चुका हूं उसके वजह से मेरे को रिम्बर्स किया जा रहा है। लेकिन अभी फर्म ने 10,000 रिम्बर्स करे। ओके सर, यानी सर जो ये पार्टनर है इसकी कैपिटल अभी 10,000 रुपए से ही इंक्रीज होगी। ये जो पार्टनर है इसकी कैपिटल अभी 10,000 से इंक्रीज होगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने 10,000 रुपए ही रिम्बर्स किए। हाँ बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल अकाउंट 10,000 10। पॉइंट नंबर ई, बेटे एक जेड हमारा डेटर था 6,000 रुपीज का, जो लास्ट पहले कभी बेड डेब्ट्स हो चुका है, रिटर्न ऑफ हो चुका है, अभी वो हमें 60% पे कर रहा है। यानी वो पहले बेड डेब्ट्स हो चुका था, बेड डेब्ट्स रिकवर्ड हो रहे हैं बेटे हम लोगों को 60%। ओके सर, यानी सर ये तो पहले बेड डेब्ट्स हो चुका था, बुक से हट चुका था ये डेटर, अब ये आपको अनएक्सपेक्टेडली पैसा वापस कर गया है। हाँ बेटे, तो हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी? हमारे पास कैश आ जाएगा बेटे, कैश अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह ट्रीट करेंगे बेटे इसको, टू रियलाइजेशन अकाउंट 3600 3600। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है बेटे, एक बैड डेट्स पहले हो चुके थे, वो मेरे को पैसा दे गए, तो मैंने यहाँ लिखा बाय कैश अकाउंट।
बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट मैंने एंट्री कर। पॉइंट नंबर एफ, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है बेटे 10,000, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है बेटे 10,000 और रियलाइज हो रही है 150% पे। बेटे इन्वेस्टमेंट 10,000 की है, 150% पे रियलाइज हो रही है, यानी आपको तो ज्यादा पैसा मिल रहा है। यानी सर 10,000 का 150%, 15,000 रुपए। जी सर, तो आप एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000, 15,000। सर नेक्स्ट एंट्री फिर रिपीट होगी पहले वाली पॉइंट नंबर जी में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000, द फर्म हैड एग्रीड विद कृष्णा। कृष्ण के साथ फर्म एग्री हुई थी सारा कुछ करवाने के लिए डिसीजन प्रोसीडिंग्स। अब पार्टनर है जो फर्म का, टू रिम्बर्स हिम अप टू ₹7,500, लेकिन उसको अभी रिम्बर्स किए गए हैं 7,500। तो सर अभी तो आपने वो एंट्री हमें सिखाई थी, तो बेटे एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण अकाउंट 7,500, 75। ठीक है सर। पेज नंबर 8.48, पेज नंबर 8.48, क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 8.48, क्वेश्चन नंबर 5। Record necessary journal entries in the following cases. Creditors worth ₹85,000 accepted ₹40,000 as cash. अंडरलाइन लगाओ, अंडरलाइन, सारे बच्चे अंडरलाइन करेंगे। Accepted ₹40,000 as cash and investment worth ₹43,000 in full settlement of their claim. बेटे क्रेडिटर्स हैं हमारे पास जिनकी वैल्यू 85,000 है, वो हमारे से एक इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं 43,000 की। तो हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, इस बात को जानते हैं कि कोई भी एसेट अगर किसी लाइबिलिटी के साथ सेट ऑफ होती है, कोई भी एसेट अगर किसी लाइबिलिटी के साथ सेट ऑफ होती है, तो बेटे इसकी कोई एंट्री हमारे पास नहीं आती, नो एंट्री। लेकिन जो हमने उसको बेटे कैश पे किया है, लेकिन हमने उसको जो बेटा कैश पे किया है 40,000 का, बच्चे उस बात को ध्यान से देखेंगे कि हमने अपने क्रेडिटर्स को कैश पे किया है, आपने अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया है, आपने अपनी लाइबिलिटीज को 40,000 का कैश दिया है, तो आपका कैश रिड्यूस हो रहा है बेटे। जब कैश कम होते हैं तो वो क्रेडिट साइड आते हैं क्योंकि वो एसेट्स होती हैं। जी सर, तो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की एंट्रीज आपने हमें सिखा रखी है सर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, realization account debit to cash account 40,000, 40,000। Point number B, creditors were ₹16,000, they accepted machinery value at ₹18,000 in settlement of their claim। सर यहाँ तो assets और liabilities आपस में set off हो रही हैं, यहाँ तो assets और liabilities ये आपस में set off हो रही हैं। तो
बच्चों को अच्छे से पता है जब एसेट्स और लाइबिलिटीज बेटे आपस में सेट ऑफ हो जाती हैं तो वहां पे कोई एंट्री नहीं आती, नो एंट्री। पॉइंट नंबर सी, creditors were rupees 90,000. They accepted building valued at rupees 1,20,000 and paid cash to the firm rupees 30,000. ओके सर, बेटे हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये बात आप ध्यान से समझे, हमारे क्रेडिटर्स हैं 90,000। वो हमें कह रहे हैं कि आप ना हमारे को अपनी बिल्डिंग दे दे। हमने कहा भाई हम आपको अपनी बिल्डिंग क्यों दे दें, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू तो 1,20,000 है। हम आपको अपनी बिल्डिंग क्यों दे दें, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू तो 1,20,000 है। भाई क्रेडिटर्स तो 90,000 के हैं, हमें पे करना है तो हम 90,000 पे करेंगे। हम 1,20,000 की बिल्डिंग क्यों पे करेंगे? तो क्रेडिटर्स कहते हैं नहीं कोई नहीं, आप एक काम करो, आपको हमें 90,000 तो देने हैं, वो आप सेट ऑफ कर लो, और जो बाकी का एक्स्ट्रा बैलेंस है 30,000 रुपए वो हम आपको पे कर देते हैं। यानी बेटे यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स हमारे को पे कर रहे हैं 30,000, क्योंकि वो हमारे से बिल्डिंग लेकर जा रहे हैं 1,20,000 की और उनकी वैल्यू है 90,000। तो मेरे को बेटे किसी को 90,000 रुपए देने हैं और वो मेरे को कहता है कि सर मेरे को अब अपनी कार दे दो। मैंने कहा मेरी कार की वैल्यू 1,20,000 है। तो कहता है सर एक काम करो, 90,000 तो आपने मेरे को देने थे, वो आप हटा दो, बाकी के 30,000 मैं आपको पे कर देता हूँ। तो ऐसे बेटे क्रेडिटर्स हम लोगों को बाकी के 30,000 पे कर रहे हैं, यानी हमारे पास कैश आ रहा है। जब कैश आता है तो एसेट्स इंक्रीज होती हैं और एसेट्स बेटे डेबिट साइड इंक्रीज होती है। कैश अकाउंट डेबिट, और हमारे क्रेडिटर्स हमारे पास से चले गए बेटे, क्रेडिटर्स सारे चले गए हमारे पास से, हमने सब कुछ पे कर दिया उनको। 30,000 30,000। मैंने आपको रूल सिखा रखे हैं बेटे जनरल एंट्रीज के 11वीं क्लास में। हमारे पास क्या आया? कैश आया। हमारे पास से क्या गया? कुछ भी नहीं गया। किसके पास से गया? क्रेडिटर्स के पास। ठीक है सर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करेंगे। बेटे आपको क्वेश्चन में एक वर्ड गिवन होता है बॉर्न बाय, या एक और वर्ड होता है इसकी जगह मेट बाय, और बेटे वही सेंटेंस जब आगे जाता है तो वहां पर एक वर्ड लिखा होता है पेड बाय। आपने बस इन्हीं दो वर्ड्स को सेंटेंस में ढूंढना है। बॉर्न बाय मेट बाय का मतलब जिम्मेदारी लेना कि मैं ये काम करूंगा। पेड बाय अल्टीमेटली किसकी जेब से पैसा गया। तो यहां पे मैंने आपको दो केसेस बताए थे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है बॉर्न बाय फर्म या मेट बाय फर्म, या बेटे क्वेश्चन में लिखा होता है बॉर्न बाय अ पार्टनर और मेट बाय अ पार्टनर, दो ही पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो बेटे जब भी कभी फर्म का नाम होगा, जब भी कभी फर्म का नाम होगा, बॉर्न या मेट बाय फर्म, वो न्यूमेरिकल सबका गलत है। ये तो है चोद। बॉर्न या मेट बाय द फर्म अगर ऐसे लिखा होगा बेटे तो आपने हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। आपने हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है सर। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो बॉर्न बाय अ पार्टनर या मेट बाय अ पार्टनर, अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन के अंदर,
बेटे अगर ऐसा लिखा होता है तो आपने वहां पर पार्टनर को डेबिट करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप दोबारा से देख लें, अगर क्वेश्चन में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर बेटे बॉन्ड या मेट बाय पार्टनर लिखा है तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? जी सर। ऐसे ही बेटा अगर पेड बाय लिखा है, अगर लिखा है पेड बाय फर्म कि फर्म पे कर रही है, तो बेटे क्रेडिट साइड आएगा टू कैश अकाउंट। और अगर लिखा है बेटे पेड बाय अ पार्टनर कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर पे कर रहा है, तो बेटे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है सर, आप ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिखता हूं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस of rupees 5,000 borne by the firm and paid by the firm। सर हम एक एक करके आगे चलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 5,000, यहां लिखा है बॉर्न बाय द फर्म। हम सेंटेंस के पहले यहीं तक रुक जाते हैं। आपने हमें बताया बॉर्न बाय द फर्म या मेट बाय द फर्म हो तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दो। हाँ बेटा, मैंने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000। आगे लिखा है पेड बाय द फर्म। सर आगे लिखा है पेड बाय द फर्म, आपने हमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया है पेड बाय द फर्म, तो सर आपको क्रेडिट में लिखना है टू कैश अकाउंट। बच्चों ने यहाँ पे लिखा टू कैश। ऐसे देखो बेटे 3 केस यहाँ पर और बन जाएंगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस of rupees 5,000 borne by the firm and paid by the partner। यहां देखो बेटे साफ साफ लिखा है borne by the firm। फर्म अगर बॉन्ड करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। सर फिर आगे लिखा है पेड बाय द पार्टनर। अगर पे कर रहा है पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
Point number C. Realization expenses of rupees 5,000 borne by the partner and paid by the partner. सर बॉन्ड भी पार्टनर कर रहा है और पे भी पार्टनर कर रहा है। सर अगर पार्टनर ही बॉन्ड कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर ही पे कर रहा है तो पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी सर डेबिट और क्रेडिट के अंदर तो पार्टनर ही आ रहा है, तो बेटे हाँ हम यहाँ पर लिखेंगे नो एंट्री, क्योंकि पार्टनर तो कैंसिल हो गया आपस में। हम यहाँ लिखेंगे नो एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट, realization expenses of rupees 5,000 borne by the partner and paid by the firm। बॉन्ड किया है पार्टनर ने, बॉन्ड बाय द पार्टनर, और बेटे पे करा है फर्म ने। सर पार्टनर अगर बॉन्ड कर रहा है तो आपने हमें लिखवाया है कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी, और अगर फर्म पे कर रही है तो सर क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। हाँ बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,005। बेटे मैं इससे आसान तरीके से अब नहीं समझा पाऊंगा, मैंने आपको यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करवा दी चीजें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 17 सितंबर 2020 हम लोग बात कर रहे थे डिसोल्यूशन पर। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और हमारे कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे जनरल एंट्रीज को लेकर, हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 8.51। पॉइंट नंबर ए, Dharam, a partner was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of rupees 12,000, and he had to bear the dissolution expenses. Dissolution expenses rupees 11,000 were paid by Dharam। बेटे हमने धर्म को अपॉइंट किया है कि वो हमारे पूरे डिसोल्यूशन के प्रोसेस को कर दे, और उसके लिए हम उसको एक रेम्यूनरेशन देने के लिए भी तैयार हैं 12,000 रुपये। एक्चुअल एक्सपेंसेस वो खुद बियर करेगा, और एक्चुअल एक्सपेंसेस 11,000 रुपये के हुए हैं जो धर्म ने खुद पे करेंगे, उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं। तो हमारे लिए कितने एक्सपेंस है बेटे फर्म के लिए? फर्म एंट्री करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और हमें अमाउंट पे करना है धर्म को, क्योंकि धर्म को हमने अपॉइंट किया है तो हम उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। धर्म कैपिटल अकाउंट, हमने उसको 12,000 रुपये देने का वादा किया। बीइंग expenses
of dissolution credited to the partners as remuneration. पॉइंट नंबर बी की बात करेंगे. जय अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड. जय एक पार्टनर है जिसको आपने अपॉइंट किया है टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वॉज अलाउड अ रेम्युनरेशन बाय ₹15,000. उसको 15,000 रुपए की आप लोगों ने रेम्युनरेशन देने का वादा किया है. जय एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस. जय अपने आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बियर करेगा. Actual dissolution expenses ₹16,000 were paid by Vijay, another partner, on behalf of Jay. बेटे वो उन लोगों की आपस की बातें हैं. हम लोगों ने तो जय को अपॉइंट किया, हम तो जय के लिए लाइबल हैं कि हम लोग जय को अमाउंट पे कर रहे हैं कि नहीं. अब जय के लिए अमाउंट कोई और पे करे, हमारा पार्टनर पे करे, कोई और थर्ड पार्टी पे करे, वो उनका अपना पर्सनल एंट्रीज है बेटे. हम लोग तो अपने फर्म के लिए जय को पे कर देंगे. यानी सर हमारे पास एंट्री क्या होगी बेटे, वही एंट्री जो भी आप कर आए हैं. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जे कैपिटल अकाउंट 15,000 बी remuneration for dissolution expenses allowed to J. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटे. Point number 3. Point number C. Deepa, a partner, was to look after the process of dissolution, and for this work she was allowed a remuneration of ₹7,000. Deepa agreed to bear dissolution expenses. Okay. Actual dissolution expenses ₹6,000 were paid from the firm's bank account. ओहो बेटे इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि अल्टीमेटली फर्म के बैंक अकाउंट से ही पैसा गया है 6,000 रुपए. बेटे इस लाइन को अंडरलाइन करो आप लोग. जल्दी नोट करें बेटे. ठीक. फर्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटे, इसको दो टुकड़ों के अंदर बांट लेते हैं. पहली लाइन, दीपा जो पार्टनर है जो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन देख रही है, हमने उसको अलाउ करा है 7,000 रेम्युनरेशन देने के लिए बेटे. तो हम लोग यहाँ पर पहले उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपा's कैपिटल अकाउंट. ये हमने 7,000 उसको देने का वादा किया था और हमने उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. ये देखो हमने इंक्रीज कर दिया कैपिटल अकाउंट. लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ बेटे, अल्टीमेटली ये हुआ कि एक्चुअल एक्सपेंस तो 6,000 का हुआ. एक्चुअल एक्सपेंस तो 6,000 रुपए के हैं, लेकिन फाइनली वो सारा पैसा फर्म के बैंक अकाउंट से ही पे हो रहा था. लिखा हुआ है एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस ₹6,000 वर पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट. यानी जो हमने दीपा को पहले पैसा दिया 7,000 रुपए, ये हम उससे वापस ले लेते हैं. ये बेटे हम उसको वापस करेंगे कि बेटे अल्टीमेटली पे तो फर्म ही कर रही है, अल्टीमेटली तो फर्म ही पे कर रही है. तो यानी एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, उसके कैपिटल को रिवर्स करना पड़ेगा, पैसा वापस मंगाओ. दीपा's कैपिटल अकाउंट डेबिट और फर्म पे कर रही है टू कैश या बैंक अकाउंट.
पहले उसकी कैपिटल को इंक्रीज किया था, यहाँ उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर दिया, अल्टीमेटली एंट्री यहाँ से कैंसिल हो गई। तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,007। अल्टीमेटली फर्म को ही पे करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटे, पॉइंट नंबर डी। देव एक पार्टनर है जिसको डिल्यूशन का वर्क दिया है 7,500, उसको अमाउंट फिक्स किया गया है, और बेटे वो ना हमारे यहाँ से स्टॉक ले गया एज अ कमीशन। वो 7,500 का स्टॉक हमारे पास से ले गया और वो स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। वो स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो बेटे आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो हमने उसको पैसा तो देना ही है, तो पहले हम उसके नाम पर एंट्री ड्यू कर देते हैं, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल अकाउंट। और सेकंड बेटा, अब देव हमारे यहाँ से स्टॉक ले गया, अब देव हमारे यहाँ से स्टॉक ले गया बेटे। हाँ सर, देव आपके यहाँ से स्टॉक ले गया, तो देव की कैपिटल को कम करना पड़ेगा। देव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,500। सर आपने ये दो एंट्रीज करी बेटे, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी लिखा है और ये देव ले गया। तो आपने एंट्री करी देव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो ये रही एंटी क्लॉकवाइज चलती। एक हमें इसको कमीशन देनी थी बेटे, तो यहाँ पे आना था देव कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखते हैं यहाँ पर कमीशन 7,500। तो एंट्री आती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव, बेटे ये एंट्री होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट है, यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट है, यहाँ पे देव क्रेडिट है, यहाँ देव डेबिट है। तो सर एंट्री तो आप करें या इसको आप छोड़ दें, आप नो एंट्री कर दें, बात तो सेम है। हाँ बेटे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जब हम उसको कमीशन देंगे तो एंट्री आई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव, वो ये रही। जब वो स्टॉक ले गया तो एंट्री क्या आई होगी, देव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, देव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 75। तो आप यहाँ पर नीचे लिख भी सकते हैं either both of above two entries will be passed, or no entry is required for this transaction, as the net result of the above two entries is also nil. ठीक है। पॉइंट नंबर ई, Jeev, a partner, agreed to do the work of dissolution for which he was allowed a commission of rupees 10,000. He agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses paid by Jeev were rupees 12,000. These expenses were paid by Jeev by drawing cash from the firm. ओहो सर, उसने बाय ड्रॉइंग कैश कर लिया, यानी उसने अपने कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर लिया बेटे, उसने अपनी कैपिटल से ही पैसा विड्रॉ कर लिया। तो पहले तो हम फर्म के नाम पर जो हमने उसको रेम्यूनरेशन देना था वो एंट्री करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
जीव कैपिटल अकाउंट, 10,000 ये तो हमारी फर्म का ही खर्चा था। लेकिन बेटे एक्चुअल में 12,000 रुपए खर्च हुए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, वो तो जीव जानेगा। अब जीव ने उस पैसे को अपनी पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग कर ली, मतलब उसने अपनी कैपिटल को ही रिड्यूस कर लिया, उसने अपनी कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर दिया, उसकी कैपिटल यहाँ पे रिड्यूस होगी। जीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, 12,000। Point number F. A debtor of rupees 8,000 already transferred to realization account agreed to pay the realization expenses of 7,800 in full settlement of his account. अच्छा, हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमें 8,000 रुपये लेने थे। अब फाइनली वो ये कह रहे हैं कि हम आपको 7,800 रुपीज के आपके एक्सपेंसेस को पे कर देंगे। यानी सर एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो गई। तो बेटे आप यहाँ पर लिख दें नो एंट्री, नो एंट्री is required as it is as if the concerned asset in the form of debtor has realized nothing. ठीक है सर। बेटे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप, पेज नंबर 8.49। The firm of Manjeet, Sujit and Jagjit was dissolved on 31st March 2018. It was agreed that Sujit will take care of our dissolution related activities and he will get 10% of the value of assets realized. जितनी assets बिकेंगी बेटा उसका 10% आपको सुजीत को देना है। Sujit agreed to bear the realization expenses. Assets realized rupees this and realization expenses were rupees 90,000, which were paid for from the firm's cash. यानी एक्सपेंसेस को फर्म के कैश से ही पे किया गया। रुपीज 4,50,000 वर पेड टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। आपको बेटे इसके लिए एंट्रीज पास करनी। तो बेटे आप एक काम करें जल्दी से, पहले तो आप एसेट्स को बेचें। एसेट्स को सेल करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1,000,750 being assets realized। आप एसेट्स को बेच रहे हैं बेटे, इन एसेट्स के ऊपर 1% का 10% का कमीशन भी दिया जा रहा है। यानी कमीशन की वैल्यू आ गई 1,000,750। ये कमीशन हमें सुजीत को देना है, तो आप सुजीत को कमीशन दें। एंट्री आएगी
realization account debit, तो सुरजीत कैपिटल अकाउंट, हमने उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दी 1,000,075 1,000,075 being realization expenses borne by the partner. एक्चुअल एक्सपेंसेस तो वो खुद ही पे करेंगे, लेकिन फाइनली ये हुआ कि 90,000 के एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म से ही पे किए गए, यानी जो हमने इसकी कैपिटल को क्रेडिट किया है बेटे, तो हमें इसकी कैपिटल को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इससे पैसा वापस मंगाना पड़ेगा। सुरजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 to bank account 90,000 to bank account 90,000। बेटे एक बार ना ऊपर आओ, मैं शायद उस पॉइंट के अंदर कुछ गलत लिख दिया था बेटे। पॉइंट नंबर सी था यहाँ पर, ये यही पॉइंट था। अच्छा, यहाँ पे 6,000 के एक्सपेंस थे, हमने ये नहीं पढ़ा बेटे, सॉरी बच्चों। यहाँ पे एक्चुअल में 6,000 रुपए पे करने को, आप इसको ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर लास्ट में, एक्चुअल एक्सपेंसेस ₹6,000, वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंसेस ₹6,000 were paid from the firms, were paid from the firms बैंक अकाउंट। हमने उसको 7,000 ही रीड कर लिया, यहाँ पे 6,000 सेंट रहेगी बेटे, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस उसको 6,000 रुपये उसने पे किया फर्म के अकाउंट से। लास्ट पॉइंट है बेटे, क्रेडिटर्स को पे कर दिया हम लोगों ने 4,50,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 4,50,000 4,50,000। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 8.49, pass journal entries to record the following unrecorded assets and liabilities in the books of Paras and Priya. There was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books. This was sold for ₹3,000। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है यहाँ पर सेल हो गया बेटे, तो हमने आपको सिखा रखा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ उसकी सेल वैल्यू लिखी जाएगी कि आप वो कितने में रियलाइज कर लेते हैं। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। Point number B, Ashish, an old customer whose account for ₹1,000 was written off as bad in the previous year, paid 60% of the amount। एक बैड डेब्ट्स हो गए थे हमारे प्रीवियस ईयर में, वो हमें 60% रिकवर कर रहे हैं, यानी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया हमारे लिए, लेकिन हमारे पास कैश आ गया। कैश हमारे लिए एसेट होती है बेटे, एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड आते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पॉइंट नंबर सी,
Paras agreed to take over the firm's goodwill, not recorded in the books of the firm, at a valuation of rupees 30,000. पारस जो है फर्म की गुडविल लेकर जा रहा है, लेकिन वो बुक्स में नहीं है, गुडविल बुक्स में नहीं लिखी हुई है, अनरिकॉर्डेड वैल्यू, अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो सर पारस लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल को कम कर दो। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट Paras capital account debit to realization account 30,000 30,000. Point number D. There was an old typewriter which had been written off completely from the books. It was estimated to realize rupees 400. It was taken by Priya at an estimated price less 25%. अच्छा, एक टाइपराइटर था जो बुक्स में था नहीं, कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका था, उसको 400 रुपए के अंदर बेचा गया है और अब उसको प्रिया लेकर जा रही है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 400 रुपए लगाई गई है, जिसको प्रिया लेकर जा रही है 25% कम करके। तो प्रिया की कैपिटल को कम कर दो। Priya's capital account debit to realization account 400 minus 400 का 25% यानी 300। Point number E. There were 100 shares of 10 each in Star Limited acquired at a cost of 2,000, which had been written off completely from the books. ये हट चुके हैं बुक से। These shares were valued at 6 each and divided among the partners in their profit sharing ratio. अच्छा, वो दोनों पार्टनर से शेयर्स लेके जा रहे हैं, 100 शेयर है, 6 रुपए का एक शेयर लेके जा रहे हैं 600 रुपए, और वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सर वो तो दे नहीं रखी, तो बेटे जब ना दे रखी हो तो इक्वल होती है, तो जब दोनों पार्टनर्स लेकर जाएंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 600 300 300। ठीक है सर।